हैं, शिकायतें ये हैं कि जो तुम लोगों ने असाइनमेंट भेजा है बहुत ही घटिया क्वालिटी के। उम्मीद नहीं थी कि इतने बेकार बनाओगे, उस हिसाब से नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ ने सिर्फ अपना ईमेल करा हुआ है, लेकिन इसमें कोई असाइनमेंट नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। और कुछ का तो ऐसा लगा हुआ है जैसे औरों की फोटो कॉपी करके उन्होंने भेज रखा है। तो मैं उस चीज को देख के चला हूँ, जिन्होंने नकल मारी है अच्छी तरह से उनको वैसे ही उसमें दोनों को मैंने नंबर कम दिए हैं, जिन्होंने करवाई है चीटिंग उनको भी और जिन्होंने करी है उनको। तो इसलिए कल ये शिकायत ना हो कि हमारे नंबर कम क्यों आए। और अभी भी समय है, मैं नंबर अभी दे ही रहा हूँ। जिसने भी बदतमीजी करी है, जिसने भी चीटिंग करी है, गड़बड़ करी है, दोबारा बना लो, अच्छा सा बना लो। पूरी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ चुके हो, उसके बाद ये स्टैंडर्ड है। अधिकतर बच्चे तो सिर्फ व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी लिख रहे हैं बस, उन्हें उसके अलावा कुछ नहीं आता गधों को। ऐसे बच्चे मेरे हिसाब से गधे हैं, मूर्ख हैं, जिन्हें गधा नहीं मूर्ख हैं, गधे तो बहुत अच्छे मूर्ख हैं कि बायोटेक्नोलॉजी पूरा पढ़ने के बाद भी मॉलिक्यूलर मार्कर पढ़ा दिए आपको, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा दी है। आज मैं अब ये माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाने जा रहा था, है ना। ये सब चीज पढ़ा चुका हूँ आपको, एग्रोबैक्टीरियम और राइजोबियम ये सब हो चुका है। टिश्यू कल्चर का पूरा है। बहुत ही कम किसी बच्चे ने अच्छा लिखा है, सिंगल सेल प्रोटीन में लिखा है। और प्रेजेंटेशन इतना बुरा है कि आप पूछिए मत। प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा मैटर करता है असाइनमेंट में। जिन बच्चों ने कलरफुल डायग्राम बनाए हैं, अच्छे से प्रेजेंट किया है, उनको मैंने नंबर नो डाउट अच्छे दिए। और जिन बच्चों ने सिर्फ कोरी कोरी कहानी लिख के भेज दी है, उसमें भी इतनी स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आपको चेक करने के लिए दे दूं तो आप शायद पास भी ना करो, मैंने तो फिर भी पास तो करे हैं मैं। तो आप अपना स्टैंडर्ड देख लीजिए। एग्जाम दुर्भाग्य तुम्हारा है कि गोवा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, और मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ। इसीलिए इतनी क्वालिटी तो डिग्रेडेशन तो हो रही है बच्चों के दिमाग में, लेकिन इतनी ज्यादा है ये पता नहीं। घर बैठ के भी तुम लोग जो है एक असाइनमेंट नहीं बना सकते 4 पेज का। और मैं तो 4 पेज कहता भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ एक भी जाके पीछे का खींच के मुझे भेज दो। 2 लाइन लिखो, ढंग की लिखो। तुमने 10-10, 11-12 पेज की मेरे कल सारा डाटा तुमने उड़वा दिया। 1 बजे तक मेरा आधा डाटा उड़ चुका था। उसके बाद में भी ये लग रहा था कि मैं किन मूर्ख बच्चों की असाइनमेंट चेक कर रहा हूँ, उनका नंबर दे। सब पे लागू नहीं हो रही बात, कुछ बच्चों ने ठीक किया है, उनको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकतर बच्चों ने खराब किया। 70% जब तक एनालिसिस करी है मैंने, 100 चेक करे हैं, 70% रबिश है, रद्दी है। और अच्छा है ये कूड़ा कबाड़ यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन ही जमा कर रहे हैं, ऑफलाइन नहीं ले रहे हैं, वरना कूड़ा कबाड़ बढ़ जाता है मेरी लैब में। तो सोच लो भाई अपना स्टैंडर्ड तुम्हारा क्या है, और यही स्टैंडर्ड तुम्हारा एग्जाम में दिखने वाला है। प्रमोट करती है यूनिवर्सिटी तो तुम्हारे घटिया नंबर आते हैं सबके, अपनी तरफ से करते हो तो भी घटिया नंबर आते हैं, ठीक है। तो अब मैं कहने का मतलब ये था बेटा लोग कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। असाइनमेंट से तुम्हारी स्टैंडर्ड मालूम चलता है कि तुम्हारे स्टैंडर्ड कितना है। 3 साल साइंस पढ़ने के बाद और इतने टाइम से बायोटेक पढ़ा रहा हूँ मैं, उसके बाद तुम ये असाइनमेंट भेज रहे हो, ये शर्म की बात है। इतने सारे तुम्हारे टॉपिक्स हैं, किसी में भी अलग अलग भी बना लेते तो अच्छा बन जाता। सिर्फ 2 पेज कहा था मैंने 10 पेज कहा ही नहीं था। तुम लोगों ने मूर्खों की तरह से तुम्हें 2-2 लाइन छोड़ के लिख रहे हैं, और एक में तो दिख ही नहीं रहा लिखा गया है। उसने ऐसी बढ़िया फोटो खींच के भेजी है कि नजर ही नहीं आ रहा कि लिखा क्या है। मैंने क्या हुआ है कि बात मैंने नोट करी हुई है, और जो है मैं इसको अब ग्रुप में डालना शुरू करूँ। अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, कल एक बार सबका आ जाए, उसके बाद बताऊंगा किसने कहा था क्या क्या बढ़िया बढ़िया काम किया। चलो ये तो मेरे डांट वाला पोर्शन पूरा हो गया। सुधार मेरा काम सिर्फ तुम्हें कहने का है, गाइडलाइन देने का होता है। ग्रेजुएशन और पीजी क्लासेस में बच्चों को उसके उनकी अपनी अकल होती है। 100 में से कोई 1-2 जो मेरी बात ले लेंगे आगे निकल जाएंगे, और बाकी सब जो है वो इधर उधर ही भटकते रहेंगे। ठीक है बेटा लोग, तो सोच लो कि तुमने सर की बात लेनी है या तुमने इधर उधर धक्के खाने हैं। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, वो तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारा अपना कर्म है, ऐसा करो। अब जो है मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, ये माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोब्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ केमिकल्स। बेटा लोग ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये सालों पुरानी ट्रेडिशन है। मानव सभ्यता जब से बनी है तब से शराब, दही,
और ये विदेशों में तो ब्रेड और ये सब बनती थी, हमारे साउथ में चले जाइए इडली, इस तरह की दुनिया भर की चीजें जो होती हैं ये शुरू से ही इस्तेमाल में थी, है ना। धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, फिर एंटीबायोटिक्स बन गए और एंजाइम्स बने, है ना। दुनिया भर की चीजें बनती चली गई और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का रूप लेती चली। एक टॉपिक है पूरा इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी करके, तो उसमें एक ये आता है माइक्रोब्स का यूज, है ना। और माइक्रोब तो हमको हर जीवन में चाहिए होते हैं। ये जो काम माइक्रोब्स करते हैं बेटा लोग, एक कंपाउंड को दूसरे में कन्वर्ट करना, इसको बोलते हैं माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर हम वही चीज पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हम देख रहे हैं और ये कंपाउंड्स कैसे बनाए जाते हैं, तो खैर क्या है, तो सब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और इसमें सबसे बढ़िया ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम देखते हैं वो है आपका अल्कोहल, ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड। एक से ही एक आपको चाहिए और उसके बाद जो है एक कंपाउंड आपको चाहिए और उसके ही दुनिया भर के सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, जो हमारे केमिकल की तरह इस्तेमाल भी करते हैं हम लोग, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं, घर में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें है इथेनॉल प्रोडक्शन। ये तो आपको सबको मालूम ही है, इथेनॉल माने की शराब, ठीक। और इसका कब से इस्तेमाल हो रहा है, कहते हैं देवता जो है ये पीते हैं, है ना। तो देवताओं का रस है ये। और इसके लिए तो जो सबसे बढ़िया माइक्रोब है वो है सैक्रोमैइसिस सेरेविस। अच्छा, तुम ये सोचोगे कि बायोटेक में इन चीजों का पढ़ाने का क्या मतलब। अब अगर तुम सबसे पहली डेफिनेशन पे ध्यान दो जो मैंने तुम्हें बताई थी कि बायोटेक्नोलॉजी में हम उन टेक्नोलॉजीज को पढ़ते हैं जो कि मालूम है। अनामिका नंदिता, अच्छा, सॉरी, ये कुछ इडियट्स होते हैं ना जिनकी वजह से मुझे कॉल ये काटना पड़ा और वो बेवकूफ नहीं। चलो कोई नहीं, छोड़ो। तो इथेनॉल प्रोडक्शन जो है ये सबस्ट्रेट, मैं अब कोई ना डिस्टर्ब हो गया, कहाँ पे था। सबस्ट्रेट हम इसमें कुछ भी ले सकते हैं, आपका गन्ना ले सकते हैं और पोटैटो ले सकते हैं, टैपियोका ले सकते हैं, कुछ भी सबस्ट्रेट लिया हमने और इसको माइक्रोब से रिएक्शन हुआ, माइक्रोब ने काम किया और नॉर्मली क्या लेते हैं सैक्रोमैइसिस सेरेविसी और क्लोवेरोमाइसिस, मुझे बोला भी नहीं जा रहा है, अजीब सा नाम है, फ्रैगिलिस, ये कह रहे हैं इसका भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कई सारे और फंजाई हैं सैक्रोमैइसिस के अलावा और बैक्टीरिया हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक हो गया ना। तो तरीका इसका सिंपल है, कार्बोहाइड्रेट से बना है ग्लूकोज, पायरुवेट, एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल, ठीक हो गया। तो ये तो केमिकल रिएक्शन हो गया कार्बोहाइड्रेट से इथेनॉल बनने का। ये इन्होंने जो फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है ये दिखा रहा है कि हम कैसे इंडस्ट्रियल लेवल पर इसको बनाते हैं, इथेनॉल को सीड से कैसे बनाते हैं बेटा लोग। तो ये हुआ इंडस्ट्रियल लेवल पे। और इसमें मैंने आपको बताया ना कि हम कुछ भी ले सकते हैं इसमें केमिकल सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट है, जैसे हम पोटैटो लिया, बेसिकली इसमें क्या है, स्टार्च होना चाहिए। पोटैटो है, मेज है, टेपियोका है, राइस, स्वीट पोटैटो, शुगर भी, कुछ भी ले सकते हैं। और इसमें आप एक चीज बड़ी मजेदार बात है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अल्कोहल का वो सबसे कम आता है हमारा टेपियोका से, टेपियोका जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इनकी खेती पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आप तक समझ रहे मेरी बात। और शुगर बीट उससे ज्यादा, और राइस 6.5 रुपए पर लीटर के हिसाब से। फिर आपका आ गया ये मेज, स्वीट पोटैटो, और सबसे महंगा पड़ता है हमको आलू, है ना। आलू तो बहुत ही महंगा है और आलू ये बुद्धिमानों की बात है, अकलमंदों की बात है, मूर्खों की बात नहीं है। ये आलू जो है वाकई सोना बनाता है। अगर आप कभी इसमें देखा हो, इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी लगती है। और मूर्खी हैं जो कहते हैं कि आलू से सोना नहीं बन सकता। मैं तो 100% डंके की चोट पे कहता हूँ कि आलू से सोना ही बनता है। आलू से क्या, जितने भी तुम्हारी ये वेजिटेबल्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं,
इन सब से जो है क्या बनता है, सोना ही बनता है। किसान को कहते हैं हीरा मोती चुन लीजिए, हीरा मोती चुन लीजिए मतलब यही ब्रेन जो आप लगाते हैं, जो हमें देता है किसान, ये हीरा मोती ही है, क्योंकि आप हीरे मोती नहीं खा सकते, हम अन्न खाते हैं, है ना। और आप देखो पोटैटो, आपने कभी चिप्स खाए हो पोटैटो के, अंकल चिप्स कितने से होते हैं, 50 ग्राम 100 ग्राम, और कितने का होता है, 20 रुपए का पैकेट। अब आप सोच लो 100 ग्राम 20 रुपए का दे रहे हैं तो कितना महंगा हो वो, और कितना सा पूरा पैकेट खोलते 2 मिनट भी नहीं लगते आपको चिप्स खाने, है ना। और वो आपको अगर पता हो, पटियाला में एक जगह है, टाटा का सेंटर है, वो टाटा का टाइफक सेंटर है बायोटेक्नोलॉजी का, वहां पर टिश्यू कल्चर से वो खास तरह का आलू बनाया जाता है, जिससे कि अंकल चिप्स, और उसकी खास बात ये होती है कि वो ब्राउन नहीं होता तलने के बाद ना। तो ये उन्होंने पेटेंट कराया हुआ है, और वहां पर आप वैसे ऐसे नहीं जा सकते हैं कि हाँ भाई चलो घूमने चलते हैं ना, अलाउड ही नहीं है वहां पे। वहां पे तो उन्होंने पेटेंट कराया हुआ, वही कल्चर करते हैं, वही खेतों में लगता है वो, और वही ये चिप्स इंडस्ट्री में जाता है वहां। तो मतलब मेरे कहना तक ये है कि आप देखिए आलू की महत्ता। और मजे की बात सुनो तुम, हम लोग बहुत कहते हैं ना स्वदेशी स्वदेशी, आलू यहाँ का है ही नहीं। आलू जो आप डेली सब्जी में खाते हो अपने, वो यहाँ का है ही नहीं। आलू तो अमेरिका का है। भुट्टा आप खाते हैं आजकल, खाते होंगे कई लोग, खाते होंगे, पसंद होगा कई लोगों को, पॉपकॉर्न तो खाते ही होंगे। और आजकल वो ये क्या आता है वो उबले हुए भुट्टे के दाने आते हैं, क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया, तो मिलते हैं ये मॉल वगैरह में। तो वो ये भुट्टा खुद अमेरिका का है। इसमें से अधिकतर वैरायटी आप देखिए, चावल को छोड़ के ये सब बाहर की है। ये भी साउथ ईस्ट एशिया का है। ये सब जितने भी स्वीट पोटैटो, शुगर बीट, ये सब अमेरिका की वैरायटीज हैं। अमेरिका ने इनको दिया है पूरे विश्व में, है ना। तो आप देखिए कितनी कॉस्ट पड़ती है इसमें, सबसे सस्ता पड़ता है हमको टेपियोका का। तो मैं आपसे ये चीज कह रहा था, बायोटेक में ये क्यों पढ़ रहे हैं हम। बायोटेक में तो आप वही पढ़ते हैं बस, जीन पढ़ लिया, मॉलिक्यूलर मार्कर पढ़ लिया, फिंगरप्रिंटिंग पढ़ ली, ये क्या पढ़ लिया आप। तो ऐसा है कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बायोटेक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी का अध्ययन करना। टेक्नोलॉजी भिन्न प्रकार की होती है, जो एंजाइम प्रोडक्शन में, केमिकल प्रोडक्शन में, डाई बनाने में, दुनिया भर के कामों में, वो सब कुछ बायोटेक्नोलॉजी में आता है, अगर वो बायोलॉजिकल साइंसेस से डील करता है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक। और इसमें हमारा मकसद क्या रहता है, इसमें मकसद रहता है हमारी क्वांटिटी और क्वालिटी को इम्प्रूव करना बाय द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब हम इसमें अब जेनी लेवल की बात करें, जीन्स में हम कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करें कि प्रोडक्शन बढ़ जाए, या अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी बन जाए अल्कोहल की। तो इसके लिए आप देखो, भुट्टे से बनता है तो अलग तरह की शराब बनती है, और गेहूं का इस्तेमाल करते हैं अलग तरह की शराब बनती है, फ्रूट्स का बनता है तो अलग तरह की। तो देखो वहां भी क्वालिटी है, उसमें भी आप स्वाद में फर्क देखिए। अब जैसे पहले टमाटर आता था तो देसी टमाटर बोलते थे उसको, खट्टा होता था, लेकिन वो सड़ जल्दी जाता था और अजीब सी शेप का रहता था, है ना। और नीचे पड़ा रहता था, तो डंडियों जहाँ जमीन पर टच करी वहीं सड़ जाते थे टमाटर। तो वैज्ञानिकों ने उसका तोड़ निकाला, क्या तोड़ निकाला कि अब जो टमाटर है वो क्लाइंबर की तरह चलते हैं, बेल की तरह चलते हैं, और टमाटर का साइज आप देखिए अच्छा खासा रहता है, टमाटर देखने बड़े खूबसूरत लगते हैं। लेकिन नुकसान क्या हुआ, नुकसान हो गया कि जो खट्टापन था असली, वो मिस हो गया, वो अब आपको नहीं मिलता। और वही असली गुण था टमाटर, वही असली गुण था टमाटर का खट्टापन, ठीक है ना, वो अब नहीं मिलता। तो अब ये टमाटर किसी काम का थोड़ी है, आप खाओ मत खाओ बराबर बात है। वाला खाते तो उससे तो बहुत सारे फायदे मिलने वाले थे आपको, कैंसर नहीं था पहले लोगों को, उससे तो कैंसर वगैरह नहीं होती थी बीमारियां। मिर्ची खाते थे, वैसे मिर्च तो खा गए। अब आजकल मिर्च वैसे बच्चे खा लेंगे, मोमो पिज्जा में होगा तो खा लेंगे, वैसे नहीं खाई जाएगी। तो ये क्या होती है, ये एंटी कैंसरस इनके अंदर केमिकल्स होते हैं, तो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बायोटेक का इस्तेमाल क्या हो रहा है कि ये इन प्रोसेस को फास्ट कर दे, या कोई ऐसा स्ट्रेन माइक्रोब का बन जाए जो इस काम को जल्दी करता हो, सेल डिवीजन जल्दी करता हो, या सेकेंडरी मेटाबोलाइट ज्यादा बनाता हो, है ना। इस तरह से यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये फर्मेंटेशन से बनता है तो पता ही होगा आपको, डिस्टिलेशन से इसको प्योर कर लिया जाता है। सेकेंड इंडस्ट्री हमारी आती है एसीटोन और ब्यूटेनॉल प्रोडक्शन की।
ये देखो, ये उन्होंने केमिकल रिएक्शन दिखाए हुए हैं इसमें, और देखो सबस्ट्रेट इसमें ग्लूकोज की है, तो ग्लूकोज यहाँ भी था आपका, यहाँ भी स्टार्च और ग्लूकोज थे, और यहाँ भी ग्लूकोज रहता है। और देखिए इसके और प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, ब्यूटेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल, एसीटोन और आइसोप्रोपेनॉल, इस तरह से जो होता है ये। अच्छा, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे क्लोस्ट्रिडियम दिया हुआ है इन्होंने स्टार्च के लिए, स्टार्च, मोलेसिस, सुक्रोज, वुड हाइड्रोलाइसेट्स या पेंटोसिस, तो ये सब जो है इसमें इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर वही है इसमें 33 से 35 डिग्री, एंजाइम बेस्ट काम करता है। इसके साथ है हमारा ग्लूकोनिक एसिड प्रोडक्शन, दोनों आ गए ना इसमें, एसीटोन, आइसोप्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल प्रोडक्शन। तो साथ में क्या है इसमें, ग्लूकोनिक एसिड प्रोडक्शन एस्परजिलस से होता है, ये बीटा डी ग्लूकोज से बनता है, ये फर्मेंटेशन से ग्लूको ऑक्सीडेज इसमें इस्तेमाल क्या करते हैं, एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, ब्यूलेरिया है, ग्रुपर है, फ्यूसेरियम, ये बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं, कुछ फंजाई इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए ये कंपाउंड्स जो है जो बनाए जाते हैं, और सबस्ट्रेट क्या लिया गया है उसमें, और कौन से माइक्रोब उनको बनाते हैं, ये पूरा टेबल बहुत ही बढ़िया टेबल दिया हुआ है ये। इसमें विटामिन के लिए जैसे विटामिन B1, 2 है या राइबोफ्लेविन है, तो हमने क्या इसमें लिया सबस्ट्रेट, शुगर केन ले ली, ग्लूकोज ले लिया, और माइक्रोब के लिए सीडोमोनास लिया या प्रोपियोनोबैक्टीरियम हो गया। अमीनो एसिड्स में क्या है, DL, एलेनाइन, ग्लूटामिक एसिड, ल्यूसीन, लाइसिन, है ना। इस पे क्या है सबस्ट्रेट, ग्लूकोज, एसिटेट, सुक्रोज, माइक्रोबैक्टीरियम लिया, माइक्रोग्लूकोस लिया, इस तरह से जो है ये अलग अलग तरह के। अच्छा, अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट हम आते हैं इसमें अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम तो जो होते हैं आपके ये बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, और इसीलिए सही एंजाइम का चुनना बड़ा जरूरी है। एंजाइम कहीं डीनेचर तो नहीं हो गया, कुछ का कुछ तो नहीं बना रहा है। तो दुनिया भर के एंजाइम्स जो हैं इसमें हम देखते हैं। तो जो बता रहे हैं कि जो पहला एंजाइम बनाया गया था इंडस्ट्रियली, ये था फंगल टाका डाइस्टेज, और इसमें देखिए दुनिया भर के बैक्टीरिया जो इस्तेमाल करे जाते हैं बनाने के लिए, बैसिलस की स्पीशीज हैं, लैक्टोबैसिलस है, ई कोलाई की और वेरिएंट्स हैं, प्रोटियस, सेरेटिया, फंजाई में एस्परजिलस, कैंडिडा, पेनिसिलियम है, म्यूकर है ना। अच्छा, प्रोटियस इसमें बनाए गए हैं, लाइपेसेस हैं। प्रोटीज तो पता ही होगा क्या हुआ, प्रोटीज क्या हुए, जो प्रोटीन्स को तोड़े, ठीक। अब प्रोटीन को तोड़ना तो बड़ी बात हुई, प्रोटीन्स अधिकतर प्रोटीनेशियस नेचर के रहते हैं कंपाउंड, तो उनको अगर तोड़ दें, अब जिस गति से तोड़ते हैं, जिस स्पीड से तोड़ते हैं, वो हमें इंक्रीज करनी है, डीनेचर ना हो। तो ये सारी बात, इसीलिए जो इंडस्ट्रीज हैं वो बायोटेक्नोलॉजी जो बच्चे करके जाते हैं MSc, है ना, उनको अपने यहाँ रखते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको अच्छा सा स्किल देते हैं। लेकिन वो ये कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें आप लग सकते हैं अगर आप MSc बायोटेक्नोलॉजी करते हैं तो। और मेरे ख्याल से कोई बुरी चीज नहीं है, आप नेट JRF निकाल के यूनिवर्सिटीज वगैरह में जहाँ बायोटेक है, साउथ में तो है ही, मान के चल रहा, नॉर्थ में भी कम है लेकिन साउथ में ज्यादा है, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लाइपेसेस है, लाइपेस में तो लिपिड्स को तोड़ने वाले एंजाइम्स वो बनाए हैं इसमें, दुनिया भर के उन्होंने जीनस दिए हैं, पेनिसिलियम, राइजोपस, स्यूडोमोनास, म्यूकर, ये सब क्या है, ये लाइपेसेस एंजाइम प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक्स, ये तो भैया बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एंटीबायोटिक्स मेडिसिनल इंडस्ट्री है ये, और इसमें एंटीबायोटिक्स पहला तो आप सबको पता है फ्लेमिंग ने बनाया था पेनिसिलियम से, और उसके बाद में दुनिया भर के एंटीबायोटिक्स देखो, बेसिट्रेसिन है, सिबालोस्पोरिन और एक्टिनोमाइसिन, माइटोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो जो नॉर्मल है, जैसे कोई आपको तबीयत खराब हो जाती है तो आप एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये बायोटिक या बायो के अगेंस्ट काम करते हैं। अच्छा, सिलेक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिम्स, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। सिलेक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिम्स सिर्फ यही नहीं, अब तक जितने मैंने आपको पढ़ाए हैं इन सब में जरूरी है। और यही रिसर्च है, और जो है यही रिसर्च है इसमें कि ऐसा कोई माइक्रोब आप ढूंढ लें जो जल्दी से काम करे,
वही प्रोडक्ट बनाए लेकिन जल्दी करें और क्वांटिटी ज्यादा मिले। तो हाँ, तो ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का सिलेक्शन पहले, और दूसरी बात मीडियम। अब जैसे मान लीजिए खाना दो तरह का हुआ। एक हुआ फैट रिच खाना, आपकी मम्मी लगी पड़ी आपको ले, आज तो जो है मैंने सूजी का हलवा बनाया है, देसी घी में मान लीजिए था, और ले आज मैंने पूरी बनाई है, पनीर की सब्जी बनाई है, ठीक है। तो एक खाना तो ये हुआ आपका। एक खाना ये हुआ कि कैलोरीफिक रिच तो है लेकिन उसमें फैट नहीं है, और उसके बाद मैं कहूँ चलो रनिंग करते हैं। अब रनिंग तो सीधी सी बात है, वो बच्चा करेगा जिसमें कैलोरीज ज्यादा है, ना कि वो करेगा जिसमें फैट ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रिशन जो डाइट है वो पूरे से डिपेंड करती है हमारी एक्टिविटी के ऊपर, हम कैसे एक्टिविटी करते हैं। अब जैसे अखरोट है, अखरोट कहते हैं दिमाग के लिए बेस्ट होता है, तो खाओ तो दिमाग काम करेगा। बादाम भी कहते हैं, हालांकि काम करती नहीं है, सिर्फ कहने की बात है। तो ये खाओ तो आंखें अच्छी रहती हैं। लेकिन ऐसा मैं तो मेरा अनुभव ये है बेटा लोग की जब तबीयत खराब होनी होती है तो हो ही जाती है। आप चाहे कितनी हल्दी खाते हो और चाहे आप कितना नीम चबाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप कितने योगा करते हो, है ना। तो इसलिए मन को समझाने वाली बातें हैं। मेरे हिसाब से ये है कि जब बीमारी होनी है तो होनी है, चाहे फिर आप कुछ भी कर रहे हैं। तो इसीलिए मीडियम का होना यहाँ पर हमारे बहुत जरूरी है। उसका पीएच कितना रखना है। मेरे एक सर थे डॉक्टर विष्णु कुमार गैरा, मेरठ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे सर, और बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी कराते थे। तो सर जो है इनवाइटेड साइंटिस्ट थे। कई फैक्ट्रीज जो थी, जो जैसे चीनी बनाने वाले थे या एंजाइम बनाने, तो वो सर को इनवाइट करते थे। वो क्या जाते थे, वो बाकायदा उनको उसकी सैलरी मिलती थी, और वहां पर जाके वो चेक करते थे कि भाई इसका कितना पीएच है, कितना क्या है, अब इसमें हम बेटरमेंट के लिए और क्या कर सकते हैं, कौन सा माइक्रोब और डालें जो ये हमारा फायदा। इस तरह से मतलब रहता है, ठीक है ना। तो अब अच्छा, कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए देखो इनोकुलम और मीडिया प्रिपरेशन। मैंने बताया ना आपको इनोकुलम क्या होता है। इनोकुलम जो सबसे पहली बार हम मीडियम के ऊपर डालते हैं, दैट इज इनोकुलम, प्राइमरी इनोकुलेशन कहते हैं इसको। मान लीजिए अब आपने, दुर्भाग्य है कि मैं आपको प्रैक्टिकल करा ही नहीं पाया हूँ। एक दूसरे देखो जरा, इससे शायद कुछ समझ पाओ आप मेरी बात। मान लीजिए ये राइजोबियम है, ठीक, ये नोड्यूल्स हैं, लेगुमिनस प्लांट है ये, बाकला का है, बाकला समझ लीजिए या मटर समझ लीजिए। इसकी ये जो नोड्यूल्स होते हैं इसके अंदर पाया जाता है बैक्टीरिया। और मैंने ये अपना बैटरी प्लेट तैयार करी है जिसके अंदर मेरा मीडियम भरा हुआ है, ठीक हो गया बेटा लोग। तो इन नोड्यूल्स में जो राइजोबियम है मुझे उसको कल्चर करना है इसको। तो मैं इसको क्रश करूंगा, यहाँ पर लाके क्रश करा इसको और फैला दिया मैंने विद द हेल्प ऑफ निडल, ठीक है। अब ये फैल गया। अब कुछ समय बाद, एक हफ्ते बाद, एक हफ्ता भी नहीं लगता, कुछ टाइम बाद मुझे ये डॉट 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 नजर आने लगे, डॉट 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 नजर आने लगे। ये क्या है, ये कॉलोनीज हैं, ये इस बैक्टीरिया राइजोबियम की कॉलोनीज हैं जो मुझे इसमें नजर आ रही है। आप समझ मेरी बात। तो ये है इनोकुलम, ये है प्राइमरी इनोकुलेशन। जो तरीका ये बना प्राइमरी इनोकुलेशन। अब मैं यहाँ से इसको शिफ्ट करूंगा किसी और जगह तो कहलाएगा सेकेंडरी इनोकुलम। ये है प्राइमरी इनोकुलम, सेकेंडरी इनोकुलम। और ये जो लिया था मैंने, इसको बोलते हैं एक्स प्लांट, इट इज नोन एज एक्स प्लांट। जिसको मैंने कल्चर के लिए इस्तेमाल किया है वो है एक्स प्लांट। इसको किया है तो ये बन गया प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्शियरी। ऐसा क्यों आपने पूछा भी नहीं किसी ने कि सर हम सेकेंडरी क्यों लेते हैं। सेकेंडरी इसलिए लेते हैं क्योंकि ये जो अंदर मीडियम है, इसके अंदर अब आपके घर में आपने इस बार का आलू रख दिया, गेहूं रख दिया आपने काट के स्टोर में, कब तक चलेगा? 10 साल? मेरे ख्याल से तो नहीं चलेगा। आपने साल भर के लिए रखा था तो उसका एक हफ्ते में या 10 दिन में खत्म हो जाता होगा, जो मम्मी निकालती होंगी। फिर आप तो मतलब ये है कि फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो टैंक जो है धीरे धीरे खाली होता चला जाएगा। सेम यहाँ पर होता है, इस मीडियम के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब धीरे धीरे ये कॉलोनीज खाई तो रही है उसको, वो कम हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद तो बिल्कुल कुछ नहीं बचता इस मीडियम में। तो इसके पहले ये बेचारी भूखी मर जाए राइजोबियम की कॉलोनीज, हम इनको ट्रांसफर कर लेते हैं एक नए मीडियम, एक नया मीडियम दोबारा बनाते हैं
और उसमें तब इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। वही हल्का सा उठाया इसको नीडल से और स्ट्रीकिंग करती है, बोलते हैं स्ट्रीकिंग, इस पे हमने इसको फैला दिया। इस तरह से हम इसको करते हैं। तो ये कहलाता है सेकेंडरी। ऐसी सेकेंडरी में भी अगर एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना हो गया, तो ये आकार भी खत्म होने लगता है, तो हम इसको फिर इसमें तीसरी प्रेशर, ये कहलाता है इनोकुलेशन। तो इनोकुलेशन पे तो बहुत मैटर करता है कि आपने क्या माइक्रोब लिया है। जो माइक्रोब लोगे वही तो मैटर करता है। ये होगा इस तरह से जो है ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन जब हम करते हैं इसका, तो हमें सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, टेम्परेचर, पीएच, मीडियम, है ना। और कोशिश क्या होती है, देखो अब जो धंधा करने बैठा है बेटा बाजार में, वो नुकसान तो करेगा नहीं, वो तो फायदे करेगा। भले आपको जो है वो दवाई की जगह गोबर खिलाते, उसका क्या जा रहा है, मरोगे तो आप। इसीलिए वो जो है कैसे भी करके उसको प्रोडक्शन बढ़ाना है। एनी हाउ ही हैज टू इंक्रीज हिज प्रोडक्शन। ठीक हो गया। तो ये देखिए, ये पूरा इन्होंने दिखाया हुआ है इसका, जैसे लार्ज स्केल पर जो है एंटीबायोटिक्स, ये एंटीबायोटिक्स का दिखाया हुआ है ना, मैंने पहले भी दिया था आपको। ये बड़े स्केल पर जब एंटीबायोटिक्स बनते हैं उसका इन्होंने दिखाया। अब इसमें है ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि माइक्रोब्स का एक तो आपने पहलू ये देखा कि ये खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं बनाने में चीजों। दूसरा पहलू होता है कि जब ये एक कंपाउंड को दूसरे में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइड्स एंड स्टेरॉइड्स, एक कंपाउंड को दूसरे में कन्वर्ट करने से प्रोजेस्टेरॉन को इसने कन्वर्ट करा है हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, और ये 11 बीटा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन जिसे बोलते हैं कॉर्टिसोन। तो ये देखिए अलग अलग तरह से ये कहलाता है माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन। देखो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से। अच्छा दूसरा है इसमें सोर्बिटोल से सोर्बोस बनाना, एंटीबायोटिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन कर देना। इस तरह से क्या है माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जब एक सबस्ट्रेट को दूसरे में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी वो माइक्रोब्स में होती है। देखिए इसमें और आपने पढ़ा था, इसको अलग ही टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको, सिंगल सेल प्रोटीन। अधिकतर माइक्रोब्स जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड है, और सिंगल सेल्ड है, प्रोटीन रिच है, इसलिए उनको नाम दिया सिंगल सेल प्रोटीन। अब चाहे स्पाइरुलिना की बात करें आप या क्लोरेला की बात करें, तब कैसे होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। मशरूम देखिए, हाँ या इन्होंने मशरूम भी है इसमें। हाँ तो ये सब क्या है, इसमें तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये स्पाइरुलिना की। स्पाइरुलिना तो स्पेस में इस्तेमाल करा जाता है, अंतरिक्ष के जो है उसको वो वहाँ खाते हैं, उसको टैबलेट्स ले जाते हैं यहाँ से, अलग अलग तरह की टैबलेट्स, क्योंकि अगर इस तरह से वो हमारी तरह से खाना खाएंगे तो उनको फिर बहुत दिक्कत होने वाली है वहाँ फ्रेश होने में। इसीलिए वो अधिकतर में डाइट जो होती है वो कैप्सूल्स और टैबलेट्स के रूप में ही रहती है। और माइक्रोबियल बायोमास बनाने के काम आते हैं। माइक्रोबियल बायोमास मतलब वही आपने कल्चर कर लिया उसको, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने क्लोरेला का कल्चर कर लिया, तो ये क्या है, ये माइक्रोबियल बायोमास कहलाता है, सिंगल सेल प्रोटीन। और इसमें अच्छा क्यों हम इसको कह रहे हैं करने के लिए, इसके कुछ कारण हैं। जैसे पहला है कि उनका रेट मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे इंसान की बात करें तो इंसान तो भाई साल भर लग जाता है बच्चा पैदा होने, लेकिन माइक्रोब्स में तो सेकंड्स में होते हैं, सेकंड में मिनट में जो है पूरा पूरा वो बड़ी से बड़ी जगह को भर सकते हैं, इतना तेज डिवीजन होता है, और जो है प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, तभी तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मशरूम भी है, स्पाइरुलिना हो गया, इनमें क्या प्रोटीन कंटेंट में ज्यादा है। अच्छा अब जैसे कोई बड़ा जीव है तो उसकी लिमिटेशन हो जाती है कि मैं तो भाई यही खाऊंगा, लेकिन माइक्रो से ऐसा नहीं है। माइक्रो को तो बेचारों को अगर ये नहीं मिला खा लेंगे, वो नहीं मिला तो। और अच्छा फिर इसमें देखो स्ट्रेन्स हम आराम से पहचान सकते हैं, जैसे कि ये इससे बेटर काम कर रहा है इसको हम चुनते हैं, इसमें प्रोडक्शन ज्यादा है, ये टाइम जल्दी ले रहा है, तो स्ट्रेन्स विद हाई यील्ड एंड गुड कंपोजिशन कैन बी सिलेक्टेड और प्रोड्यूस रिलेटिवली इजीली। लैब में बैठ के काम करना आसान है ना। माइक्रोबियल बायोमास प्रोडक्शन इज इंडिपेंडेंट सीजनल कल्टीवेशन, क्योंकि आप देखो ना कितना बढ़िया पॉइंट है ये, क्योंकि आप लेबोरेटरी में बैठ के काम कर रहे हैं, इसीलिए आपके जो इन ये माइक्रोब्स हैं इन पर मौसम की कोई मार नहीं पड़ती। बाकी तो वही आगे एसटीपी प्रोसेस क्या होता है, मीडियम ढंग से चुनो, उसका पीएच ढंग से देखो, और उसके बाद में
माइक्रोब चुनो, पहले मीडियम यानी कि उसका कल्चर, फिर माइक्रोब देखो कौन सा करना है, फर्मेंटर किस तरह का होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, बैच होना चाहिए या फीडबैक होना चाहिए, फीडबैक फर्मेंटर हो, किस तरह का फर्मेंटर हो वो देखना पड़ता है। और उसके बाद फिर बायोमास को ट्रीट कैसे किया जाए। तो वो बायोमास तो आपने बना दिया, आपने बहुत सारा क्लोरेला बना दिया, स्पाइरुलिना बना दिया, लेकिन आपने ये भी तो चेक करना है कि कहीं जहरीले तो नहीं है। बतला आप तो सोच रहे हैं कि हमने स्पाइरुलिना बना दिया, हमने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया, और मालूम चला कि जो है वो तो जहरीला है, वो तो जो खाया मर जाए। तो वो तो आपको चेक करना है। तो आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ बायोमास, तब मतलब बायोमास जब बन जाता है तो कभी क्वालिटी चेक करी जाती है, ऐसा नहीं है। क्वालिटी चेक करने के बाद में तब मार्केट जाता है, मार्केट में आता है, गोली ग्रुप में आता है, कैप्सूल ग्रुप में आता है, इस तरह से। अच्छा, एक लास्ट में है जीएम, माइक्रोब्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ केमिकल। जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो इस जितना भी लेक्चर मैंने आपको आज पढ़ाया है, इसमें सारांश यही था कि भाई आप जेनेटिकली मॉडिफाई करें उसको। अब तुम लोग अब कल अच्छी जगह पे जाओगे, अच्छी लैब में जाओगे, तो आप देखना वहां पर, आप वहाँ म्यूटेशन का ही काम होता है। जैसे हम लोग भी काम करते हैं म्यूटेशन पे, तो हमारा तो उतना नहीं, क्योंकि हम लोग फील्ड के काम करते हैं। लेकिन आप अच्छी लेबोरेटरी में बैठ के टिश्यू कल्चर या बायोटेक्नोलॉजी, तो आप देखना माइक्रोब्स को बहुत म्यूटेट कराया जाता है। अभी कोई रोकथाम ऐसी है नहीं कि जो है कि इससे वो काम मत करवा, तो इसलिए आराम से चल जा रहा है। म्यूटेंट बनाने हैं आपने, और देखना है कि उनका केमिकल प्रोडक्शन पर क्या असर होता है, हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट योर इंडस्ट्री। प्रोडक्शन बढ़ा है नहीं बढ़ा है क्या है, तो वही इसमें हम लोग कवर करेंगे। ये सिंपल टॉपिक था। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एक तरह से आप कह दीजिए इसमें, अगर एग्जाम में आता है देन यू कैन इजीली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इसकी हेडिंग्स में याद कर लो एंड लर्न सम एग्जांपल्स दैट आर गिवन इन दिस चैप्टर। इसके अलावा कोई दिक्कत हो, इसमें कोई दिक्कत हो जो बताया मैंने, अनंदिता, बुशरा, शैलेन, अनामिका, अर्जुन, फरीन, इल्मा, मृदुला, नेहा, प्रियंका, राहुल, रानी, रेखा, ये अपने अच्छा और तो किसी को दिक्कत नहीं है? श्योर। अब जिन बच्चों ने, तुम लोगों ने सभी ने मुझे लग रहा है शायद दे दिया मेरे को ना, शैलेन का तो मुझे पता है, बाकी लोगों ने मुझे लग रहा है दे दिया है। नहीं दिया है तो ऐसे टॉपिक से बना के दो बेटा लोग असाइनमेंट, जो अच्छा लगे, पढ़ के भी अच्छा लगे और तुम्हारे भी काम आए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ही दे दो, चलो कुछ नहीं दे सकते तो उसमें एटलीस्ट मेक सम डायग्राम। बिना डायग्राम भैया, मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा है, देखो शुरू से इसमें डायग्राम है, फ्लो चार्ट दे दिए, टेबल बना दी, देखो ये देखो। मतलब व्हाट आई मीन टू से कि आप साइंस के बच्चे हैं और साइंस का बच्चे को थ्योरी कम और डायग्राम्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओनली देन द एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू नंबर। एग्जामिनर उसके पहले नंबर नहीं देगा अगर आप अपने डाटा को, अपने जो मैटर है उसको अट्रैक्टिव नहीं बनाओगे। जो दिखता है वो बिकता है वाली बात बिल्कुल लागू होती है। और ये भी मैं बता दूं कि अगर आप क्वालिटी अच्छी नहीं लिखोगे तो नंबर वो नहीं देगा, फिर आप चाहे कितने उसमें हीरे मोती चढ़ दोगे तो भी नहीं। अगर उसने आपकी एक भी खराब लाइन नीचे पढ़ ली, वो स्ट्रेट अवे आपका, मेरे जैसा होगा तो काट ही देगा, है ना। तो इसीलिए जो है आप, और कल मेरे से कोई कोई बच्चा कह रहा था कि सर मैं ना कम लिखी थी, सर नंबर कम आए। मैंने कहा बेटा कम लिखने से तो कभी नंबर कम नहीं आते। ऐसा तो कोई टीचर ही बहुत ही इडियट होगा जो बच्चे के कम लिखने पे नंबर कम का मतलब कह रही थी तो मैंने कम पेज भरे हैं। पेज भरने से आंसर का क्या मतलब? अगर आपको लगता है जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप एक पेज में देख सकते हो तो एक ही पेज पे लिखोगे, कि जबरदस्ती उसे 4 पेज बढ़ा दोगे? आप कैसे पढ़ाओगे 4 पेज? ना टाइम अलाउ करता है, ना वैसे भी कोई तुगनी है। तो आप ऐसी मिथ्याओं से बचें जो ये कहते हैं कि 10 पेज भरने से नंबर अच्छा आता है। बिल्कुल भी नहीं आते। आप सही लिखो और साथ में डायग्राम जरूर बनाओ। जहां लगता है आप डायग्राम दे सकते हैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। ऐसे क्वेश्चन मत करो जो तुम मुझे असाइनमेंट बना के दे रहे हो बिल्कुल गोबर जैसे। और तुम लोग शायद आ गए हैं, सही भी है, लेकिन अधिकतर बच्चों के बहुत ही रद्दियां हैं। थोड़ा सा इस बात पे अपने दोस्तों से कहना कि भाई अगर चाहते हो कि बिल्कुल ही 20 में से 9 या 8 नंबर ना आए तो ढंग से असाइनमेंट बनाकर दें, है ना। एक लड़की ने 3 मैसेज करे मेरे को मेल में और एक में भी असाइनमेंट नहीं है। मजे की बात देखो आप, 3 बार उसने अपना भेजा हुआ है मेल, एक बार भी असाइनमेंट नहीं है। अब हो सकता है वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो है
दिक्कत तो है ही नहीं, मैं भी नंबर कैसे दूंगा जब कुछ आएगा ही नहीं। चलो, किसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो, कोई भी ले लो, नेहा, प्रियंका, अब मुझे बता दो ले लिया है। राहुल, मुझे लग रहा है कुछ बच्चे तो बस इसमें हाजिरी लगा के इधर उधर भाग जाते हैं। ले रही हूँ अभी। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके मुझे बता दो कि मैं यहाँ फिर मीटिंग ऑफ करता हूँ, तुम लोग भी एक एक करके छोड़ना शुरू करो। ले लिया बेटा? हाँ चलो, सब लोग छोड़ना शुरू करो। थैंक यू सर। ओके मेरे बेटा लोग, हैव अ नाइस डे।